हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के हिस्ट्री से चैप्टर 3 के प्रश्नों का उत्तर, जिसका शीर्षक है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस वीडियो में रोम साम्राज्य के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, यदि आप रोम साम्राज्य में रह रहे होते तो कहाँ रहना पसंद करते, नगरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में? इसका कारण बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है, यदि मैं रोम साम्राज्य में रह रहा होता तो नगरों में रहना अधिक पसंद करता, क्योंकि रोम में कार्थेज, सिकंदरिया और एंटीआर्क आदि नगरों में लोगों का जीवन जो था वो बहुत सुरक्षित था ग्रामीण लोगों की अपेक्षा। शहरी जीवन की अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। नगर विभिन्न उद्योगों का केंद्र था और प्राय व्यावसायिक गतिविधियां यहीं से संचालित होती थी। नगर प्रशासनिक इकाइयों के रूप में भी काम करती थी, क्रियाशील थी, इसलिए वहां पर लोगों की सुख सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। नगर में रहने का एक और लाभ था कि वहां पे खाद्यान्न यानी खाद्य पदार्थों की कमी नहीं होती थी। वहां अकाल के दिनों में भी लोग अपना जीवन सुखमय ढंग से व्यतीत करते थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपनी जिंदगी पेड़ों की पत्तियां, जड़े, छाले, झाड़ियां आदि खाकर बचाते थे। नगरों में उच्च स्तर के मनोरंजन के भी साधन उपलब्ध थे। उदाहरण के लिए, एक कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में कम से कम 176 दिन लोगों के मनोरंजन के लिए कोई न कोई कार्यक्रम चलता रहता था। पाठ का दूसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप रोम की एक गृहिणी हैं जो घर की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची बना रही है, लिस्ट बना रही है। अपनी सूची में आप कौन सी वस्तुएं शामिल करेगी? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा, रोमन साम्राज्य आर्थिक रूप से एक संपन्न साम्राज्य था। वहां के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन बड़े चाव से करते थे। इसके अलावा पोशाक, आभूषण और मनोरंजन के भी शौकीन थे। उपरोक्त वर्णित दशा को ध्यान में रखते हुए, यदि मैं रोम साम्राज्य में एक गृहिणी होती, अपने घर परिवार की जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी की सूची यानी लिस्ट इस प्रकार तैयार करती। खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की सामान की लिस्ट में हम रोटी, मक्खन, अंगूरी शराब, बिस्किट, जैतून का तेल, अंडे, दूध, मांस, चीनी, तेल आदि का लिस्ट बनाती। और पहनने योग्य सामग्री यानी कपड़े के पहनने के लिए जो सामग्री का लिस्ट बनाती, उसमें स्त्री व पुरुष दोनों के पहनने के लिए वस्त्र, स्वर्ण यानी सोना और चांदी के गहने को लिस्ट में शामिल करती। सफाई हेतु अगर कुछ मुझे लिस्ट बनाना होता तो उसमें हम कपड़े धोने, नहाने का साबुन, झाड़ू इत्यादि शामिल करते हैं। बच्चों के लिए अगर कुछ सामग्री हमें लिस्ट में डालनी होती तो बच्चों की जरूरत की चीजें क्या है? दवाइयां हैं, पुस्तकें हैं, कापियां हैं, पेंसिल है, व मनोरंजन के कुछ विभिन्न प्रकार के खिलौने हैं। इन सबों को उस लिस्ट में रखती और अच्छे बर्तन और सजावट की वस्तुओं को भी रखती। पाठ का तीसरा प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी में मुद्रा को ढालना क्यों बंद किया होगा और वह सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे? इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है, शुरू में रोम साम्राज्य में चांदी की मुद्रा का प्रचलन था। दिनारियस रोम का एक प्रसिद्ध सिक्का हुआ करता था। सिक्कों को ढालने के लिए चांदी स्पेन की खानों से आती थी। लेकिन रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना बंद कर दिया, क्योंकि प्रवर्ती साम्राज्य में स्पेन में खानों से चांदी मिलनी बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा को प्रचलन में लाने के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। यहां तक कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने सोलिडियस नाम का एक शुद्ध सोने का सिक्का चलाया, जिसका वजन था 4.5 ग्राम। प्रवर्ती पूरा काल में स्वर्ण मुद्राएं ही व्यापक रूप से प्रचलित थी। इसका कारण यह था कि अन्य देशों के व्यापारियों को स्वर्ण मुद्रा से भुगतान किया जा सके और वह मना न कर सके। इसके अलावा रोमन साम्राज्य में सोने की कमी नहीं थी। साम्राज्य को अकेले हेराड के राज्य से प्रति वर्ष 1,25,000 किलोग्राम सोना मिलता था। यही कारण था कि सोने के सिक्के निसंदेह लाखों करोड़ों की संख्या में प्रचलित थे। यहां तक कि रोम साम्राज्य के अंत होने के पश्चात भी इन सिक्कों का प्रभाव कायम रहा और मुद्राओं का प्रचलन चलता रहा। वर्तमान समय में नई प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी व धातु के विषय में ज्यादा जानकारी के कारण एल्युमिनियम, तांबे
तथा मिश्र धातुओं के सिक्के की ढलाई की जा रही है। पाठ का 5वां प्रश्न है जिसमें आपको संक्षेप में निबंध लिखना है। और यह है, अगर सम्राट त्राजन भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में ही सफल होते और रोमवासियों को इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता, तो क्या आप सोचते हैं कि भारत वर्तमान समय के देश से किस प्रकार अलग होता, भिन्न होता? यदि सम्राट त्राजन भारत पर विजय प्राप्त करने में वास्तव में सफल रहा होता, तो रोमवासियों को इस देश पर अनेक सदियों तक कब्जा रहा होता। तो भारतीय संस्कृति, शिक्षा, धर्म, भाषा, कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, वेशभूषा व स्थापत्य कला आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता। जब भी दो भिन्न यानी अलग अलग संस्कृतियां आपस में एक दूसरे से परस्पर मिलती है, तो उन दोनों संस्कृतियों के मध्य कुछ सांस्कृतिक तत्व आत्मसात कर लिए जाते हैं, यानी मिला लिए जाते हैं, और कुछ को त्याग दिया जाता है। इस प्रकार एक नई सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का जन्म होता है, जिसमें दोनों संस्कृतियों के तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई भी बाहरी शासक यदि किसी देश पर आक्रमण करता है, तो उसका उद्देश्य उस विजित देश जिसको वो जीता है का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से शोषण करना ही होता है। उसका मूल उद्देश्य उस देश की सभ्यता को नष्ट कर अपनी सभ्यता व अपने धर्म का विस्तार करना, प्रचार प्रसार करना होता है। जैसा कि बाबर भारतीय संस्कृति को तहस नहस व लूटपाट करने के उद्देश्य से भारत आया था, किंतु इसकी सांस्कृतिक विविधता के आगे उसका सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि उसने सदैव दूसरी संस्कृतियों की अच्छाइयों को आत्मसात किया है। उदाहरण के लिए मुगलों के पश्चात अंग्रेज लोग भारत आए, वे भी एक प्रकार से आक्रमणकारी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप से प्रभावित किया, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने स्वाभाविक रूप को पूर्ण रूपेण नहीं बदला, बल्कि अंग्रेजी संस्कृति को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। इस प्रकार यदि सम्राट त्राजन भारत विजय में सफल रहा होता, तो आज का भारत अवश्य ही कुछ निम्न अर्थों में अलग होता, जिसमें पहला है, सांस्कृतिक क्षेत्र में कला, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला व स्थापत्य कला का नमूना रोमन कला के आधार पर होता। दूसरा, अनेक रोमन प्रांतों की भांति यहाँ भी छोटे छोटे राज्य स्थापित होते। तीसरा, ईसाई धर्म को राज्य धर्म के रूप में घोषित हो जाता। तो दास प्रथा को बढ़ावा मिलता। भारत का शोषण आर्थिक आधार पर होता, जैसे कि अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक किया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आज का भारत त्राजन के आक्रमण से निसंदेह ही अलग हो जाता, भिन्न होता। पाठ का 6वां प्रश्न है, अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ के उसमें से रोमन समाज और अर्थव्यवस्था को आपकी दृष्टि में आधुनिक दर्शाने वाले आधारभूत अभिलक्षण को चुनिए। रोमन समाज को आधुनिक दर्शाने वाले अभिलक्षण है, जिसमें पहला है, रोमन समाज की अपेक्षाकृत आधुनिक विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता यह थी कि उस समय समाज में एकल परिवार का चलन व्यापक स्तर पर था। बेशक पुत्र अपने पिता के परिवार में नहीं रहता था, बेशक भाई भी ज्यादातर अलग ही रहते थे। दूसरी तरफ दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। दूसरा है, गणतंत्र के परवर्ती काल तक विवाह का एक ऐसा रूप प्रचलित था जिसके अंतर्गत पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं करती थी, किंतु अपने पैतृक परिवार में उसका अधिकार विवाह के बाद भी कायम रहता था। महिला को दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, किंतु पत्नी यानी महिला अपने पिता के मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी। अपने पिता के मरने के बाद वह अपने पिता की संपत्ति का स्वतंत्र मालिक बन जाती थी और उसे पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा पति पत्नी को संयुक्त रूप से एक हस्ती नहीं बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से अलग अलग वित्तीय हस्तियां माना जाता था। तत्कालीन समाज में तलाक देना आसान था, इसके लिए पति पत्नी के मध्य विवाह भंग करने के इरादे की सूचना ही प्राप्त थे। और तीसरा, प्रायः पुरुष का विवाह 28, 29 या 30, 32 की आयु में और लड़कियों की शादी 16, 18 और 22, 23 वर्ष की आयु में होता था। स्त्रियों के ऊपर उनके पतियों का कड़ा नियंत्रण रहता था और उनकी नियमित रूप से पिटाई की जाती थी।
बच्चों के मामले में पिता को कानूनन अधिकार प्राप्त था। रोमन अर्थव्यवस्था को आधुनिक दर्शाने वाले विलक्षण थे। रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्टी, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि की तादाद काफी ज्यादा थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफी मजबूत था, सुदृढ़ था। गेहूं, अंगूरी शराब और जैतून का तेल प्रमुख व्यापारिक मदें थी, जिसका तत्कालीन समाज में ज्यादा उपभोग किया जाता था। ये व्यापारिक मदें मुख्य रूप से स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आयातित होती थी। इन फसलों के लिए इन प्रांतों में सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी। शराब, जैतून का तेल व अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई मटकों या कंटेनरों द्वारा की जाती थी। इन्हें एम्फोरा कहा जाता था। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े आज भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रोम में मोटी टेस्टोकियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140-160 ईस्वी पूर्व में चरमोत्कर्ष पर था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से कंटेनरों में जाया करता था। उन्हें ड्रेसल 20 कहा जाता था। इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है। उन्होंने इस किस्म के कंटेनरों का रूप सुनिश्चित किया था। ड्रेसल 20 के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के अनेक उत्खनन स्थलों पर प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्पेन में जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ प्रांतों की समृद्धि उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती चली गई।